Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. This is Muskan presenting the Hindu editorial analysis of 5th August 2017, powered by Vocab 24 ऐप। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का एनर्जी बूस्टर। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आज तक जो भी ग्रेट चीज़ें हुई हैं इस दुनिया में, चाहे वो इंडिया में है चाहे वर्ल्ड में, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने कंफर्टेबल जोन में रह के उसको किया हो। सबको इससे बाहर निकलना पड़ा है। देखिए, अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आप सिर्फ एक कैटरपिलर बन के रह जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप उसको, जिसमें हिम्मत है कि वो उस कोकोन को तोड़कर बाहर निकल सकता है, अपने पंखों को निकलने की एक वजह दे सकता है, वो ही बटरफ्लाई बनता है दोस्तों। वही तितली बन के इस आसमान को छूने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ें। और इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? चाणक्य नीति में कहा गया है कि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने के लिए आपको अपनी जो स्पोर्ट है उसको आपको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। जब तक आपको कोई स्पोर्ट दिखेगी आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है या अभी ये दिखता है यार मेरे पापा का जो है सब कुछ मेरा ही तो है, या गर्ल्स हैं कि मेरी शादी होगी अच्छी जगह हो जाएगी, नहीं। आप अपने दम पे सोचो कि मैंने अपने लिए अभी कुछ नहीं किया है। अगर इन सब को एक बार मैं हटा दूं तो आज मेरा अपने पास कुछ भी नहीं है। पॉकेट मनी है उसको लेना बंद करो। घर से कोई भी आप ऐसी चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बेनिफिट के लिए, उसको बंद करो। अंदर से, बॉडी से खुद ही अड़ जाएगी। माइंड आपको खुद फोर्स करेगा क्या? डू समथिंग। और उस टाइम आपको अपने आप मन करेगा कि हाँ अब कुछ करना है, अब खुद को कुछ प्रूव करना है। इसीलिए अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़ो और उससे बाहर निकलो और जीत लो दुनिया को। आइए देखते हैं आज के वर्ड्स फॉर द डे। फर्स्ट है पर्टेन। पर्टेन का मतलब है कंसर्न, रिलेट टू और टू बी कनेक्टेड विद। जिस चीज़ से हम रिलेट करते हैं या कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, दैट इज पर्टेन, पर्टेनिंग। नेक्स्ट है मोपअप। मोपअप का मतलब है गार्नर, गैदर, कलेक्ट, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, ये होता है मोपअप। नेक्स्ट है फ्लोक। फ्लोक का मतलब है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल और क्राउड, भीड़ को बोलते हैं फ्लोक। मीकली का मतलब है जेंटली, सॉफ्टली, हम्बली, सबमिसिवली। मतलब सॉफ्टली कोई काम कर रहे हो, दैट इज मीकली। ट्रैजेक्टरी का मतलब है कोर्स, रूट, पाथ। मतलब कोई रास्ता है, कोई राह है, दैट इज ट्रैजेक्टरी। नेक्स्ट है वेल्टर। वेल्टर का मतलब है कन्फ्यूजन, टैंगल, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। आप कंफ्यूज हैं, आप वेल्टर के स्टेट में हैं। नेक्स्ट है डिटर। डेटर जैसे डेटरमाइन से आया डेटर। डेटर का मतलब है प्रिवेंट, स्टॉप, फैंड ऑफ। मतलब किसी चीज़ को रोकना, बचाव करना, किसी चीज़ को रोक होता है हिंदी में, इसका मतलब डेटर। नेक्स्ट है अबाइडिंग। अबाइडिंग का मतलब है इन अ वे समथिंग इज एंड्योरिंग, लास्टिंग, परसिस्टिंग। मतलब कोई चीज़ टिकाऊ है, दैट इज अबाइडिंग। ओके। नेक्स्ट है हमारा बेनाइन। बेनाइन का मतलब है फेवरेबल, एडवांटेजियस एंड बेनिफिशियल, जो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट है ट्रावर्स। ट्रावर्स का मतलब है ट्रैवल, जर्नी, ओवर, अक्रॉस। मतलब पार करना किसी चीज़ को, दैट उसको बोलते हैं ट्रावर्स। नेक्स्ट है रिमिट। रेमिट का मतलब होता है एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ एक्टिविटी, टास्क, स्कोप, या इसे बोलते हैं मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को, रेमिट कर देना। ट्रांजिटरी का मतलब है टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म। कोई चीज़ टेम्परेरी है मतलब ट्रांजिटरी है। नेक्स्ट है एलूसिव। एलूसिव का मतलब है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, किसी चीज़ को मुश्किल से ढूंढना, डिफाइन, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने में आपको मुश्किल है, दैट इज़ एलूसिव। स्पर। स्पर का मतलब है स्टिमुलेट, एनकरेज एंड मोटिवेट। तो आइए सबसे आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने आर्टिकल्स, क्योंकि ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें लाइन टू लाइन इसको कवर करना है, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है। इसमें देखिए हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते या कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते कि कुछ पॉइंट अगर हमने छोड़ दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि दो तरह के आर्टिकल्स आते हैं। एक तो आते हैं
कई मतलब पॉलिटिकल या गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं हमारे, तो वहाँ पे क्या है, अगर हमने कुछ पॉइंट छोड़ भी दिए, नहीं डिस्कस किए, या अपने आप से कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, तो दैट इज़ ओके। पर जहाँ पे लॉ की बात आती है तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, वहाँ पे आप अपनी एजम्पशंस लेके नहीं चल सकते। तो आज जो ये आर्टिकल है ये आया है किसके बारे में, डॉवरी के बारे में। जो डॉवरी सिस्टम है उसकी वजह से कितनी औरतों को मतलब उसकी वजह से मारा जाता है, कितने अभी तक सुसाइड हो चुके हैं, डेथ्स हो चुके हैं उसकी वजह से, या टॉर्चर होता है। लेकिन अभी क्या उसका कानून है और क्या फेरबदल उसमें किया जा रहा है, ये उसके ऊपर है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस आया था यूपी स्टेट के वर्सेस में, तो उसमें का यूपी स्टेट ने कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी है जो मतलब हैरान करने वाली है, वो हम जानेंगे इसमें क्या है। तो बोलते हैं कि पहली बार कोई ऐसा फर्स्ट इनेक्टेड इन 1961 द लॉ सॉट टू प्रोटेक्ट वुमेन फॉर बीइंग किल्ड और टॉर्चर इन देयर मैरिटल होम्स बाय ग्रीडी हस्बैंड एंड इन लॉज। मतलब पहली बार 1961 में इस तरीके का कोई एक्ट आया जो किस पे था कि जो टॉर्चर होता है महिलाओं के साथ या उनके ससुराल में जो उनके साथ बिहेव किया जाता है गलत तरीके से, ग्रीडी हस्बैंड जो होते हैं, तो उसके ऊपर ये लॉ आया था। नेक्स्ट है एडवोकेसी बाय वुमेन राइट एक्टिविस्ट result in insertion of section 498A of Indian Penal Code। जब वुमेन एक्टिविस्ट ने काफ़ी मतलब अपना जोर लगाया, एडवोकेट किया इस चीज़ को, उसके बाद हमारा सेक्शन 498A आया जो आज भी चल रहा है इंडियन पिनल कोड का। इसमें क्या है, इसमें क्या किया कि डॉवरी को क्या बनाया गया, एक ऑफेंस बनाया गया और उसके खिलाफ आपको मतलब क्या बनाया गया, ऑफेंस ऑफ डॉवरी हरासमेंट कॉग्निजिबल, मतलब जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी वारंट के। हमने देखा होगा कि आप अगर ऐसे केस में अरेस्ट करते हो तो उस टाइम ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में वारंट हो पुलिस के हाथ में। और नॉन बेलेबल होता है ये, मतलब आपकी जमानत नहीं होती है उस टाइम पे। फिर है देयर बाय ब्रिंगिंग इनॉर्मस रिलीफ टू वुमेन हु फेस वर्चुअली insurmountable obstacle in the public space, especially when taking complaint to the police or facing long-winded judicial proceeding। ये बोला कि enormous मतलब बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिला उन औरतों को जो काफ़ी सारी जिनको तकलीफ़ें आ रही थी, और ख़ासकर किसमें जो लंबे लंबे हमारे केस चलते रहते थे, जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती रहती थी, उनके लिए। फिर है कि सेक्शन 498 है, उसने काफ़ी तरीके से काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया और जो गवर्नमेंट जो वुमेन है उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर दिया। लेकिन हाउएवर एज विद द लॉ रिलेटिंग टू वुमेन द पैट्रियार्कल self-fulfilling argument that section 498 has created a bunch of monstrous disgruntled women determined to destroy family value and drag innocent husband and in-law to jail for their own selfish purpose began to dominate the discourse। यहाँ बोला है, लेकिन फिर क्या एक मतलब इसके कंट्रोवर्शियल व्यू आने लगा कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं इसका क्या करती हैं, मिसयूज़ करती हैं। ठीक है, आपने ये लॉ बनाया, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी है कि जो इसको मिसयूज़ करती है और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ है उनको तोड़ने के लिए, जो उनके इनोसेंट हस्बैंड है या इन लॉज हैं उनको जेल करवाने के लिए इस सेक्शन का यूज़ करती हैं। अब है जो नई रिकमेंडेशन आ रही है वो क्या है। अभी तक हम अपना कोई व्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आर्टिकल अभी बता रहा है हमें। द पुलिस आर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी बिफोर मेकिंग एनी अरेस्ट। इसमें क्या है कि अब आपको अगर पुलिस को कोई अरेस्ट करना है तो पुलिस को किसकी रिकमेंडेशन देखनी होगी, एक कमेटी बनाई जा रही है और वो कमेटी किस पे होगी वो भी देखेंगे हम। उसकी रिकमेंडेशन आपको लेनी होगी, तब जाके आप अरेस्ट कर सकते हो मतलब जो महिला है उसके ससुराल वालों को। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ सच कमिटीज़ विल ऑपरेट इन आवर मेल डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये बोल रहे कि जो हमारी मेल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, आज भी देखिए इसे पर्सनली नहीं लेना है हमने, ठीक है।
तो जो आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच से अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आज भी वो यही सोचते हैं कि जिससे मेरी शादी हो रही है बस वो सब कुछ लेके आए और मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। मतलब किस एरा में हम किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या इस तरह की सोसाइटी में वो कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी सही निर्णय ले पाएंगे। The Supreme Court has also done away with the need of accused to make a personal appearance in the court in addition to other form of relief. Supreme Court ने एक और रिलीफ दिया कि जो accused है पर्सन या जो हस्बैंड है या जो इन लॉज वाले होंगे तो उनको पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है काफ़ी बार कोर्ट में। सैडली द विक्टिम रिमेन इग्नोर्ड इन द जजमेंट। अभी क्या जो विक्टिम है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। जिसका केस है आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, एक्यूज्ड को भी इतने रिलीफ दे रहे हो, तो किस तरीके की आप जजमेंट कर रहे हो। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्स्टेंस थाउजेंड ऑफ जेन्युइनली डिस्ट्रेस वुमेन विल नॉट बी एबल टू असेस जस्टिस। यहाँ बोला गया है कि इसकी वजह से कितने ही मानते हैं, देखिए हम कि अगर 10,000 केसेस हैं, ठीक है, तो उसमें से मानते हैं कि कितने सारे फेक केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो जेन्युइन केसेस हैं जिन्हें वाकई में इन चीज़ों की वजह से प्रताड़ित होना पड़ता है, आज के टाइम में भी उनको सिविलाइज सोसाइटी में भी उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जहां हम बात करते हैं कि लड़का लड़की सब बराबर हैं, मेरे ख्याल से तो देखिए यही ख़त्म करना चाहिए कि लड़की को लड़का मानो, सब बराबर हैं, हम सब इंसान हैं। सृष्टि को आगे चलाने के लिए ज़रूरी था कि बायोलॉजिकल डिफरेंस लेके आए यूनिवर्स हमारे अंदर, नहीं तो ये सृष्टि आगे नहीं चल पाती। लेकिन उस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ हम लोगों में सेम है, तो किस बिहाफ पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ब्लड है, ब्लड ना उसमें सेम है, हमारे हर चीज़ तो सेम है, सारे बॉडी ऑर्गन्स इस तरीके से हमारे सेम है, हार्ट भी सेम है, हमारा लीवर भी सेम है, ब्रीथिंग पैटर्न भी सेम है। तो क्या वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आती है क्या वुमेन, या वो अलग तरीके के इंसानों की कैटेगरी से आती है। हमें आज के टाइम में बात करनी होगी इक्वलिटी की, दोनों बराबर हैं। देखिए अगर आज हम ये बात करेंगे कि वुमेन के लिए ये राइट बना, उसको आगे लेके आओ, एक टाइम फिर ऐसा आ जाएगा फिर आदमियों के हक के लिए बात होगी। आप इंसान में भेदभाव ही क्यों कर रहे हो, आप इक्वल रखो ना सबको। एक सेक्शन को अब आगे लेके आओगे फिर दूसरा सेक्शन पीछे रह जाएगा, तो ये फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होके रह जाएगी। अब डाइल्यूटेड सेक्शन देखते हैं, ये हमारा ये क्या है 498A। देखिए इसमें क्या है, इस सेक्शन को डाइल्यूट करने का पहली बार कब डाइल्यूट किया गया कि 2014 की एक जजमेंट आई, उसमें 9 पॉइंट ऐसे आए थे कि आपको कोई भी अरेस्ट करने से पहले 9 चीज़ें देखनी होगी कि वाकई में ये जो अरेस्ट आप कर रहे हो ये ठीक है नहीं है, ये जेन्युइन केस है या नहीं है। कई हद तक ये सही भी है आज के टाइम को देखते हुए, लेकिन ये क्या है कई हद तक आप डिले कर देते हो, तो आपको ऐसा एक न्यूट्रल चीज़ लेके चलनी चाहिए। देन फॉलोड द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच हैज़ ऑलमोस्ट डाइल्यूटेड का मतलब होता है नैरो करना, किसी चीज़ का स्कोप है उसे हम बहुत, उस चीज़ के क्षेत्र को हम बहुत कम कर देते हैं। तो 498A एंड रेंडर्ड इट नियरली अनरीचेबल टू विक्टिम्स। द जजमेंट मैंडेट्स ए फैमिली वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू स्क्रूटिनाइज डॉवरी हरासमेंट केसेस। यहाँ पे बोल रहा है कि अब तो आप इसके क्षेत्र को बिल्कुल ही कम करते जा रहे हो, जो विक्टिम है उनको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं, आप वेलफेयर कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया है कि किस तरह की कमेटी होनी चाहिए कि जो सोशल वर्कर है, ठीक है, मेंबर ऑफ दिस कमेटी कैन बी सोशल वर्कर और एनीवन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, जो इस मुद्दे में भी इंटरेस्टेड है वो लोग क्या करें, मिलके एक कमेटी बनाएं अपना, और वो लोग क्या करें, डिसीजन लेंगे इस पे। वो कमेटी अपना डिसीजन लेगी, तब पुलिस रिएक्ट करेगी, तब वो कोर्ट में वो केस जाएगा। देखिए इस सिस्टम को आप कितना
कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, जिनको एक उम्मीद होती थी कि हमें इजीली न्याय मिल जाएगा, अब तो वो उम्मीद भी जाती रही। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो जजमेंट्स हैं वो कितना डिले होती हैं, 6-7 साल तक एक केस चलता रहता है। इनफैक्ट अभी जो सर्वे आया ये है कि पुलिस क्या डिस्टर्ब करती है उनकी फैमिलीज़ को, तब वो जाके वो पता ले रहे हैं उन लोगों का जब वो अपनी अगली फैमिली बसा चुके हैं और वो सेटल हो चुके हैं, वो लोग जिन्होंने डाइवोर्स के या डॉवरी के केसेस फाइल किए थे। फिर है सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, क्या मुद्दा है डिबेट का। तो इन्होंने बोला है कि द 2014 एंड 17 की जजमेंट्स है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, काफ़ी सारे डिबेट लाती हैं, क्योंकि जो भी मूवमेंट आई है ऐसी जो वुमेन को फेवर करती है, वो क्या है, कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बना दिया गया उसे। आज भी देखिए 7 डिकेड्स हो गए, 70 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन 33% रिजर्वेशन नहीं मिला है वुमेन्स को। तो जजेस अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक्ट है जो हमारा इंडियन पैनल कोड का 498A, ये बोलते हैं कि कुछ लोग इसे, कुछ महिलाएं इसे शील्ड के तौर पे यूज़ करती हैं, ठीक है, मतलब बचाव के तौर पे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, राइटर बोलती है ऐसे कि आप ये भी देखिए वो इसे वेपन की तरह भी यूज़ करते हैं जो उसके ससुराल वाले हैं और उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये एक आम सी बात है कि कोई भी आम सिचुएशन में ऐसे केसेस नहीं लाना चाहता, क्योंकि कोई भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता छोटी छोटी बातों पर। तो एक फाइनल जब एक पुश आता है अंदर से कि बस अब नहीं होता, तो वही चीज़ फोर्स करती है कि अब तो कुछ करना चाहिए। एक तो औरतें पहले ही इतनी डरी होती है, ये उन औरतों के लिए जो एक्चुअल में जेन्युइन केसेस होते हैं, तो वो अंदर से पहले ही 100 बार सोचते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो समाज जो है, वो समाज वाला फैक्टर उन्हें पता नहीं पहले ही हज़ारों बार कितनी बार रोक देता है। अपने घर के सोचते, अपने ससुराल के सोचते हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाज़ सुन के, मतलब जब वो क्विट ही कर देता है उनका माइंड कि बस अब नहीं होता, फिर वो आती हैं पुलिस के पास और उसके बाद भी अपने जो एक कानून था 498 उसको भी ऐसा बना दिया है कि बस वो नाम का ही कानून रह गया है, तो वो अब कहाँ जाएंगी। तो बोलते हैं कि द कोर्ट अर्लियर नोटिस द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ सच कंप्लेंट आर लेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कोर्ट ने ये भी देखा है कि जब बिल्कुल ही अति हो जाती है, या काफ़ी डेथ केसेस भी देखे हैं आप, पहले उस पर कोई एक्ट नहीं करते पुलिस, फिर पता लगता है कि उस महिला की डेथ हो गई है, फिर उसको सुसाइड भी बनाया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है ए पैनल प्रोविजन शुड बी रिव्यूड ओनली आफ्टर प्रोटेक्टिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम। देखिए, पहले आप जो विक्टिम है उसका नज़रिया देखिए, उसका पर्सपेक्टिव देखिए, उसके हालात देखिए कि वो किस हालात से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है, उसके बाद आपने जो रिकमेंडेशन लेनी है वो उसके बाद देखिए। अभी भी बताया कि 2012 से लेके 14 तक 24,771 डेथ हो चुकी है डॉवरी की वजह से। इसका एवरेज देखें अगर हम, तो 20 महिलाएं, 20 लोग हर रोज़ मर रहे हैं डॉवरी की वजह से। आज के टाइम में यकीन नहीं होता है, क्योंकि हम इस तरीके की चीज़ों को जब देखते नहीं हैं तो ये डाटा हमें पता नहीं चलता है। सेक्शन 498 is not only relevant but also vital for the protection of genuine victims। ये बोलता है कि ये रिलीवेंट ही नहीं है, ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप आज के टाइम में ज़रूरत है कि ये जो अराजकता फैलती जा रही है हमारे समाज में, आप स्ट्रिक्ट करें ऐसे रूल्स को, ना कि आप उनको बिल्कुल ही उनके साथ इतनी छेड़छाड़ करें कि उनकी नींव ही हिल जाए। ये सारा आर्टिकल था हमारा इस बारे में। तो अभी डॉवरी पे अगर आपको कुछ भी लिखना पड़े तो आपके पास कितने सारे पॉइंट्स हैं, आपके माइंड में अब बहुत सारे व्यूज़ हैं इस राइटर के, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नो मोर इलीगल माइनिंग, कि ये क्या किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपनी है इलीगल माइनिंग करती है उनके लिए नोटिस निकाला है। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 100% प्राइस देना होगा जो भी अब तक आपने इलीगल माइनिंग की है। ये बोलते हैं कि हम किस बेस पे दें, आप 30% ले लीजिए हमसे, हम 70% क्यों दें। तो इन्होंने बोला नहीं, आपको
हम 70% का, गवर्नमेंट 70% का नुकसान क्यों सहे, आपको पूरा का पूरा कितना देना होगा, 30% आपको पे करना होगा। फिर आता है द माइनिंग कंपनीज ट्राइड एवरी पॉसिबल मीन फॉर अवॉइडिंग द टैग दैट दे हैड इलीगली माइंड आयरन और मैग्नीज ओर। आयरन और जो मैग्नीज की जो क्या बोलते हैं ओर थी, खान थी, उनके लिए क्या किया है, ये जो माइनिंग कंपनीज थी वो हर कोशिश कर रही हैं कि हम क्या करें, किसी तरीके से बच जाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रुख ले लिया है उनके लिए, तो वो अब इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बोलते हैं कि देखिए, some of them argued that they did not require environmental clearance as they had started operation prior to 1994। इन्होंने environmental clearance का मुद्दा लाया, बोले कि हमें 1994 से पहले ही काम शुरू कर रखा है, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी इस क्लियरेंस की। नेक्स्ट है when the environment impact assessment नोटिफिकेशन वॉज फर्स्ट इशूड, मतलब इसी से रिलेटेड है। यहाँ बोला गया है, इन्होंने बोला कि हमें तो लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने 1994 से स्टार्ट किया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है लेकिन आपको बार बार नोटिफिकेशन देने के बाद ये थोड़ी है कि आपने काम पहले से स्टार्ट कर दिया है तो अब आप कोई परमिशन लेंगे ही नहीं, उसके बाद तो आपको उस नोटिफिकेशन को अप्लाई करना चाहिए था। फिर बोलते हैं माइनिंग कंपनीज बोलती इट वॉज लिमिटेड टू माइनिंग एक्टिविटी आउटसाइड द लीज्ड एरिया, बोले कि जो लीज्ड एरिया हम उससे बाहर नहीं गए हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से इलीगल माइनिंग में आ गए। बट कोर्ट क्या बोलता है, देखिए एनी एक्सेस एक्सट्रैक्शन विद इन द लीज्ड एरिया, मान लिया वो लीज्ड एरिया है, लेकिन ये थोड़ी कि आपको जितना ये मतलब मिला है, ऑर्डर मिला है, जितनी परमिशन मिली है आपको, उससे ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट करोगे वहाँ से मिनरल्स को, नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये भी किस में आता है, अनलॉफुल माइनिंग में। ये देख रहे हैं किस नज़रिए से, ये लीज्ड के नज़रिए से देख रहे हैं कि हमको वो लीज मिला हुआ है, ठीक है, टेंडर मिला हो उस चीज़ का। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, जितना आपको ऑर्डर मिला है, जितनी आपको परमिशन मिली है, उतना ही आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट एवरी रिन्यूअल ऑफ ए माइनिंग लीज वुड रिक्वायर सच क्लियरेंस इवन इफ देयर इज़ नो एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लोड। ये बोला है कि आपको हर एक ऐसे काम के लिए क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करवाओ आप अपनी परमिशन को, आप अपना जो टेंडर है उसको रिन्यू करवाइए, आपको एक्सपेंड करना है, अपने काम को मॉडर्नाइज करना है, या पॉल्यूशन लोड है वो भी बढ़ाना है, तो आप उसको रिन्यू करवाइए। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। टाइम टू वर्क ऑन फ्लॉज, अब कमियों, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट हो गया कि अब तक जो हो गया सो हो गया, अब नहीं। देखिए मेनली इस पे काम किसको करने की ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस स्टेट में ये हो रहा है वहाँ स्टेट क्या है, वहाँ पर हर टाइम कड़ी नज़र रख सकती है क्योंकि वो अवेलेबल है हर टाइम वहाँ पे। लेकिन स्टेट ने इसे काफ़ी नेग्लेक्ट किया है, तो स्थिति आज यहाँ तक आप पहुँची है। बोले कि द अपेक्स कोर्ट हैज़ बीन पासिंग ए सीरीज ऑफ ऑर्डर ऑन इलीगल माइनिंग एक्टिविटी नोटेबल इन गोवा एंड कर्नाटका। मेनली जो गोवा और कर्नाटका में ये सब हुआ है, ये उसके लिए काफ़ी सारे ऑर्डर्स पास किए हैं अपेक्स कोर्ट ने। फिर नेक्स्ट बोलता है कि देखिए, इफ हैज़ ऑफन वॉइस्ड कंसर्न ओवर द एक्सटेंट टू विच मिनरल्स ला आर बीन फ्लॉटेड एंड हाउ इलीगल माइनिंग इज डिप्लीटिंग द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अब तो वक्त आवाज़ उठाने का टाइम आ ही गया है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो, वो हमारे पास, हर एक कंट्री के पास क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। आप ये नहीं है अपनी मर्जी से उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। मैं तो कहते हैं इस पे तो बहुत पहले से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि कितना लॉस हो चुका है हम लोगों का अभी तक, और जो आम जनता है उसको इसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो बोलते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, जो उसकी वजह से क्या है, असमानता आती है हमारे समाज में, इनइक्वलिटी आती है, क्योंकि वो रिसोर्सेज सब तक पहुंच नहीं पाते। एक छोटी सी जो कम्युनिटी है वो उसका बेनिफिट ले लेती है। तो इलीगल माइनिंग को अभी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहा है कि उड़ीसा भी एक ग्रेट कंसर्न का स्टेट है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी इलीगल माइनिंग होती है। सोचने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात, कि अभी तक कोई भी ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी नहीं है जो चेक कर सके, जो ऐसे ऑपरेशंस हम चला सके कि इन पर चेक हो
कि टाइम टू टाइम चेक होता रहे कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कितनी अभी तक इन्होंने माइनिंग कर ली है। देखिए इतने सालों बाद आप रिएक्ट करते हो, तब तक जो लॉस है वो तो हो ही चुका ना। अगर ये फाइनेंशियल तरीके से इन्होंने अभी रिकवरी कर भी दी, 100% ही कर दी, लेकिन जो नेचुरल लॉस हो चुका है रिसोर्सेज का वो तो कवर नहीं हो सकता। आप जो आयरन है या कोल है वो तो आप एक दिन में, कुछ महीनों में, 2-3 सालों में तो आप नहीं बना सकते ना। तो उस ऐसी सेंसिटिव चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए ताकि कोई भी इस तरीके से छेड़छाड़ ना कर सके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला है, इट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू रीविजिट इट्स नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 की है, जिसमें क्या है, seems to be only on paper and not be enforced perhaps due to the involvement of very powerful vested interest or failure of nerves। मतलब अभी भी ये क्या है, पेपर पे ही है, जो इसका प्रत्यक्ष रूप है, जो इसके लॉज हैं अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। ये था पूरा आर्टिकल। देखते हैं आज का मार्केट मंत्रा है आज का हमारा बजट पे। व्हाट इज़ बजट? बजट क्या होता है? बजट है एक एस्टिमेशन किसका, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का। जो इनकम होती है और जो आप खर्चा करते हैं, ये उसका एस्टिमेशन है ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, टाइम स्पेसिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बजट कहा जाएगा। इट इज़ कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। और ये क्या होना चाहिए, री इवेल्युएट होना चाहिए टाइम टू टाइम। बजट कैन बी मेड फॉर ए पर्सन, एक इंसान के लिए भी बजट बन सकता है। ऑब्वियसली हम अपना पर्सनल बजट भी बनाते हैं कि कितनी इनकम है, अभी कितना खर्च करना है। एक फैमिली के लिए भी बजट की ज़रूरत है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक बिजनेस, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री और एक MNC के लिए भी। तो सब बजट के बिना कैसे चल सकते हैं, सबको ज़रूरत है बजट की। अमंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन अ बजट इज़ इंटरनल टूल यूज बाय मैनेजमेंट एंड इज़ ऑफन नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग बाय एक्सटर्नल पार्टी। ये मैनेजमेंट के लिए यूज़ होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि उसी हिसाब से मैनेजमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन ले सकती है। टाइप्स ऑफ बजट देखते हैं मेनली। वैसे देखिए नेचर के हिसाब से कई बजट होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बजट है, लेकिन जो मेन देखे वो बजट 6 तरह के हैं। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, फाइनेंशियल बजट, ओवरहेड बजट, पर्सनल बजट, मास्टर बजट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बजट होते हैं मेनली। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल के मार्केट मंत्रा में। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ डंपिंग। डंपिंग को डिस्कस किया था और पूछा था कि डंपिंग क्या है, बेनिफिशियल रहेगी एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए या नहीं। किसी ने बोला येस इट विल बी बेनिफिशियल, किसी ने कहा नो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर ए कंट्री। देखिए हम ऐसे मुद्दों पे क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपसे भी पूछा रहे कि गौ रक्षा ठीक है या नहीं है, कोई बोलेगा नहीं 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 करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम एनिमल के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो क्या है, अब जो इशू चल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुद्धा बोलते हैं ऑलवेज टेक मिडल पाथ, बीच का रास्ता आप लीजिए एज ए स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डंपिंग हमने डिस्कस किया था। ये क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है वो देखते हैं। देखिए बेनिफिट कैसे करेगी, एक तो ये है चीप लेवल पे, चीप रेट्स पे अवेलेबल होंगी चीज़ें। हमें काफ़ी सारी जनता ऐसी है भारत में जो महंगे फ़ोन, महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ चीज़ हम भले ही खरीद रहे हैं, चाहे वो लोग डंपिंग की कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो रही है ना। तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है चीप लेवल पे, चीप कमोडिटी मिलती है, इकोनॉमिक्स प्राइस होते हैं इसके, इकोनॉमिकल प्राइस होते हैं, तो इस हिसाब से बेनिफिशियल है। और ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि अगर आप ठीक है, ये कंट्री ए कंट्री बी में डंपिंग कर रही है तो कुछ ना कुछ तो ए भी कर सकता है ना, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। बट एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन अगर अपनी डंपिंग क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है और आपके हर सेक्टर को कवर कर रही है, लाइक एग्रीकल्चर को भी कवर कर रही है, जो हमारा खुद अभी मतलब ग्रोइंग स्टेज पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपके लिए नुकसान कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो।
ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल टर्म में डंपिंग इज़ गुड, बट इन एक्सट्रीम सेंस इट विल ऑलवेज हार्मफुल फॉर ए कंट्री। ये था आज का क्वेश्चन। हमने पूछा था रेपो रेट, हमने पूछा था कि रेपो रेट कितनी है अभी, दैट इज़ 6%, 0.25 बेसिस कम हो गया है। और पूछा था क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अभी क्या था 1.5% चल रही थी और गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था 2 to 6% इन्फ्लेशन को करने के लिए। तो इसको बूस्टअप करने के लिए, ताकि थोड़ी सी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, इसीलिए क्या किया, जो रेपो रेट है उसको कम किया गया। तो आपका ये आंसर सही था जिन्होंने ये आंसर दिया। कल हम साइंस एंड टेक प्लस हमारा जो आर्टिकल रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे, और आज का एक आर्टिकल था वो भी साइंस टेक में हम कवर करेंगे, क्योंकि वो साइंस टेक में ही आएगा। सो थैंक यू। और मंडे से मैंने बताया था कि मैं क्वालिटी टाइम दे पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि अब रिसर्च वर्क से काफ़ी टाइम हटाकर मैं यहाँ फोकस करूँगी आपके साथ। तो कोई भी आपके इश्यूज़ हों, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।